नाज़रीन, यमन की जानिब से मजीद हमले एस्केलेट करने का ऐलान कर दिया गया है। इजराइल की जानिब से यमनी एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था और यमन ने अब अनाउंस किया है कि इसके बाद यमन हमले मजीद एस्केलेट करेगा और यह एग्रेशन जो है वो यमन को रोक नहीं सकता है फलस्तीन की मदद करने से। और फलस्तीनी रेजिस्टेंस की जानिब से ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने का ऐलान कर दिया गया है। मजीद टैंक्स को निशाना बनाया है, इजरायली फौजियों को निशाना बनाया है और इजरायली आर्मी ने कंफर्म किया है कि इजरायली फौजियों की हलाकतें गजा के अंदर हुई हैं। और इसके अलावा यूरोप से ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है। 4 यूरोपियन कंट्रीज ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए सीज फायर का मुतालबा किया है, फलस्तीनी रियासत का मुतालबा किया है। यह भी आपके सामने रखेंगे। ईरान सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात के अंदर उतार चढ़ाव तो जारी है, लेकिन बेहतरी कुछ आ रही है, कुछ राब्ते हुए हैं, कुछ अच्छी स्टेटमेंट्स जो है वो जारी की गई हैं। और ईरान ने खास तौर पर कहा है कि किसी कीमत पर सऊदी अरेबिया और ईरान अब आपस में दुश्मन नहीं बनेंगे। तो ये एक अच्छी खबर यहां सामने आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, यूक्रेन की जंग बहुत तेज हो गई है। एक तरफ से रशियन फोर्सेस जो है वो कैपिटल की तरफ बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ जहां वो पहले जिन इलाकों से ऑलरेडी रशियन फोर्सेस मौजूद हैं 2022 से, जहां से उन्होंने आगाज किया था, वहां से जो एडवांसमेंट है वो तेज हो गई है। हमले बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं, यानी जो यूक्रेन की वॉर है वो मैक्सिमम जो एस्केलेशन है उसकी तरफ जा रही है। और जर्मनी और यूक्रेन इस एक प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि दोनों मिलकर लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो बनाएंगे। और इसके साथ साथ यूरोप जो है वो किसी भी वक्त लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो यूक्रेन को दे सकता है और यूक्रेन इस चीज का इंतजार कर रहा है, जिसे वो 500 किलोमीटर डीप इनसाइड रशिया अटैक कर सकेंगे। और ये आलमी जंग के मुतरादिफ होगा, क्योंकि रशिया प्यूटन इस हवाले से बहुत क्लियर है कि अगर मिसाइल मॉस्को तक आते हैं, अगर डीप इनसाइड रशिया आते हैं, तो फिर वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले वो टैक्टिकल न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद फिर आगे वो बढ़ेंगे, यानी वो इस चीज को अफोर्ड नहीं करेंगे। और इस हवाले से वो बिल्कुल क्लियर है। तो अब मामला वहां उस तरफ जा रहा है, क्योंकि जो जंग है वो एस्केलेट हो गई और जो नया एक मुहर्रक है वो प्यूटन के असैसिनेशन है। प्यूटन को असैसिनेट करने की जो कोशिश की गई है उसके बाद ये एस्केलेशन आई है। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त ऑन ग्राउंड तो हमें एस्केलेशन नजर आ रही है, ऑन ग्राउंड तो कुछ सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है और सीज फायर एफर्ट्स हैं भी सही, खबरें भी चल रही हैं, लेकिन वो बात वहीं खत्म होगी कि क्या अमेरिका तैयार हो गया है सीज फायर के लिए? क्या अमेरिका इसराइल को प्रेशराइज करने के लिए एग्री हो गया है? क्या ऐसे फैक्टर्स पैदा हो चुके हैं जिन्होंने अमेरिका को मजबूर कर लिया है ऐसी एफर्ट्स करने के लिए और इसराइल को शट कॉल देने के लिए? क्या वो वक्त आ गया है? ये सारा मामला यहीं पर खत्म होगा। हाँ, अलबत्ता जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे हम ये जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वो फैक्टर्स अमेरिका को मजबूर कर रहे हैं, तो ये हम जरूर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सीज फायर होगा नहीं होगा, ये अल्टीमेटली इसी बात के ऊपर मुनहसर है कि अमेरिका ने क्या अभी तक फैसला किया है, क्योंकि नेतन्याहू के होते हुए जो है सीज फायर नहीं हो सकता है। बहरहाल इस वक्त थोड़ी खबरें तो आ रही हैं आलमी मीडिया के ऊपर कि हमास ने एग्री कर लिया है, हमास और अमेरिका एक डील तक पहुंच गए। लेकिन फिर क्या होगा अगर अमेरिका ने प्रेशराइज ना किया इसराइल को? तो फिर अमेरिका कोई नया प्रपोजल ले आएगा जिसमें मुकम्मल जंगबंदी शामिल नहीं होगी, तो वो हमास को भिजवा दिया जाएगा और इसराइल अनाउंस कर देगा कि हमने अमेरिकन जो प्रपोजल है उसको एग्री कर लिया है। तो ये एक बेरहम दुनिया में इसी तरह से मामला जो वो चलते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस के कोई फैसला कुन मामला जो वो किया जाता है। जो भी होगा, यमन ने एस्केलेट करने का ऐलान कर दिया। रेजिस्टेंस ऑपरेशंस टू एस्केलेट एज इजराइल डीपन्स गाजा जेनोसाइड। अभी अंसारुल्लाह के सरबराह ने स्पीच करते हुए हमलों को एस्केलेट करने का ऐलान कर दिया है। द इजरायली बॉम्बिंग्स ऑफ सना एयरपोर्ट विल नॉट हाल्ट आवर ऑपरेशंस अगेंस्ट इजराइल। जो इजराइल ने बॉम्बिंग की है एयरपोर्ट की, ये हमारे हमलों को इजराइल के ऊपर जो किसी तौर रोक नहीं सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या हुआ है, कसाम ब्रिगेड ने, हमास ने इजराइल के खिलाफ नए ऑपरेशंस का आगाज किया है और उसको एक नाम भी दिया है। इजराइल ने अभी जो ताजा तरीन एग्रेशन किया है इसको उसने एक नाम दे रखा है, गैडियन चैरिट्स, इस तरह का एक नाम है हेब्रू का, वो उसने दिया है। तो उसके जवाब में रेजिस्टेंस ने नए ऑपरेशंस शुरू किए हैं और उन्होंने भी एक नाम दिया है और उन्होंने नाम दिया है द स्टोन्स ऑफ डेविड। डेविड जो है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो स्टोन्स ऑफ डेविड ये नाम दिया गया है रेजिस्टेंस के नए ऑपरेशन इजराइल के जवाब। वी नेम्ड आवर ऑपरेशंस स्टोन्स ऑफ डेविड इन रिस्पांस टू द गैडियन कॉर्प्स ऑपरेशन। इसके अलावा इजरायली मीडिया इस बात को कंफर्म कर रहा है कि एक इजरायली फौजी जो है जो कि इंजीनियरिंग यूनिट से था वो मारा गया है नॉर्दर्न गाजा के अंदर। ये बड़ी बात है, एक फौजी का मरना जो है बहुत बड़ी बात है और इसका मतलब कि रेजिस्टेंस के पास अभी भी वो कैपेबिलिटी मौजूद है। और इसके अलावा एक इजरायली फौज जो है वो एक घर के अंदर कहीं मौजूद थी, उसको निशाना बनाया गया है बैत लाहिया के अंदर, और साथ ही एक टैंक जो है उसको भी हिट किया गया। तो ये 3 बड़े ऑपरेशन जो वो इस वक्त हुए। तो ऑन ग्राउंड यमन ने एस्केलेट करने का ऐलान कर दिया है, अल-कसाम ब्रिगेड ने ऑपरेशंस को नया नाम दे दिया है और साथ मुल्कों में राब्ते और सीज फायर एफर्ट्स वो अपनी जगह पर जारी हैं। इसी दरमियान यूरोप से जो रिएक्शन आ रहा है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये यूरोपियन रिएक्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर है अमेरिका को प्रेशराइज करने के लिए। अगर यूरोप 2 टोक अंदाज के अंदर खड़ा हो जाए तो फिर ये जंग चंद दिनों के अंदर इससे ज्यादा चल नहीं सकती है। अब नाज़रीन, जो स्पेन, आयरलैंड और ये सारे ममालिक हैं ये तो बहुत खुलकर सामने आ चुके हैं। बाकी जो बड़ी ताकतें हैं वो भी अपना स्टांस तो बदल चुकी हैं, लेकिन एक्सट्रीम एक्शंस अभी तक उन्होंने नहीं लिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एक्शंस वो ले रहे हैं। लेकिन ये जो बाकी ताकतें हैं ये उन बड़ी ताकतों को भी मुसलसल प्रेशराइज कर रही हैं। अभी एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है 4 यूरोपियन जबरदस्त मुल्कों की, स्पेन, आयरलैंड, स्लोवेनिया और नॉर्वे, इनकी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है। उन्होंने कहा कि वी कॉल फॉर पैलेस्टाइन टू बी एडमिटेड टू यूनाइटेड नेशन एज अ फुल मेंबर। इन्होंने जनाब मुतालबा कर दिया है कि फलस्तीन को यूनाइटेड नेशन का फुल मेंबर जब बनाया जाए।
स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ये तीनों फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं और स्लोवेनिया करने जा रहा है। रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टाइन इज अ स्टेप टुवर्ड इंप्लीमेंटिंग द पैलेस्टीनियन स्टेट सॉल्यूशन। ये एक अहम तरीन इकदाम होगा। जब हम फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करते हैं तो प्रैक्टिकली भी फलस्तीनी रियासत बनने की तरफ अहम कदम होगा। अब देखेंगे यहां पर वो पूरी कैंपेन भी साथ साथ चला रहे हैं और अब यूनाइटेड नेशन के मेंबर की बात कर रहे हैं और साथ बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भी वो उनको कन्वे कर रहे हैं, उनके साथ इंगेज कर रहे हैं। पूरी कैंपेन भी फलस्तीन के लिए वो चला रहे हैं। और मैक्रोन की स्टेटमेंट आई है जो कि आसियान के विजिट के ऊपर है। आवर प्रायोरिटी इज द रिलीज ऑफ द कैप्टिव्स, इमीडिएट सीजफायर इन गाजा एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी फॉर ऑल। ये मैक्रोन की स्टेटमेंट है। और स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी अलग से स्टेटमेंट भी जारी हुई है। वी कॉल ऑन यूरोपीय यूनियन कंट्रीज टू सस्पेंड द पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद इजराइल एंड बैन आर्म्स एक्सपोर्ट। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर, और बड़ी गैर मामूली मुल्क है स्पेन, और अभी स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूरोप के बिहाफ के ऊपर चाहना भी होकर आए। जबरदस्त वेलकम स्पेन को वहां पर किया गया। तो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ये यूरोप से मुतालबा कर रहे हैं कि तमाम एग्रीमेंट्स खत्म किए जाए, असला सेल जब मुकम्मल खत्म की जाए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ममालिक जो है वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज को इंगेज भी कर रहे हैं, उनको कन्वे भी कर रहे हैं और उनको प्रेशराइज भी कर रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी अप्लाइड बिटवीन यूक्रेन एंड गाजा एंड देयर मस्ट बी कंसिस्टेंसी इन पोजीशंस। अब आप देखें ना, वो अपने मेंबर स्टेट्स को कह रहे हैं कि यूक्रेन के हवाले से तुम्हारा स्टांस कुछ और है, गजा के हवाले से कुछ और है। वहां पर भी लोग मर रहे हैं, यहां पर भी, और वो एक जंग है, ये एक जहरियत है। तो गजा के हवाले से भी वही स्टांस क्यों नहीं है? जैसे ट्रंप है ना, वो रोज ये कहता है कि यूक्रेन की जंग वो इसलिए रुकवाना चाहता है कि वहां पर लोग मर रहे हैं और पूरी दुनिया यूक्रेन में जंग बंदी चाहती है, लेकिन वही फार्मूला वो गजा में अप्लाई क्यों नहीं किया जा सकता? वही लोगों का मरना, उसके तहत गजा के लोगों की मदद जो है वो क्यों नहीं की जा सकती? अब इस डबल स्टैंडर्ड के ऊपर खुद यूरोपियन गवर्नमेंट जो है वो सवाल उठा रही है कि ये कैसे चलेगा। इजराइल के अंदर सूरत हाल क्या है? इजराइल के अंदर खाना जंगी का एक फेज है, पॉलिटिकल लीड लड़ रही है, इजरायली सेटलर्स हैं, इकोनॉमी है, मल्टीनेशनल कंपनीज छोड़ रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं। और इजरायली जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है ऑलमर्ट, उसकी मुलाकात हुई है स्टीव विटकॉफ के साथ। ये ऑलमर्ट जो है वो माजी में भी बड़ी अहम स्टेटमेंट्स और जंगबंदी का मुतालबा और नेतन्याहू के खिलाफ क्रिटिसिज्म ये सारा कर चुके हैं। और इन्होंने अभी रिसेंटली कहा था कि गजा में इजरायली आर्मी जो है वो वॉर क्राइम्स कर रही है। इनकी स्टीव विटकॉफ के साथ मुलाकात हुई है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने बताया है कि मामला सीज फायर की तरफ जा सकते हैं और साथ इन्होंने फलस्तीनी रियासत को सपोर्ट कर दिया है। इन्होंने कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में अमन लाना है तो उसका एक ही रास्ता है, वो फलस्तीनी रियासत है। अगर फलस्तीनी रियासत की तरफ जाने में हम तैयार नहीं होते तो फिर ये जंगों का एक फेज होगा, बस जंगें चलती रहेंगी। और साथ वो कह रहे हैं कि अ न्यू गवर्नमेंट मस्ट बी फॉर्म्ड जो कि केपेबल हो कि पीस कायम कर सके एंड इंप्रूव इजराइल्स इमेज इन द वर्ल्ड। और इजराइल की जो साख तबाह हो गई है उसको दोबारा बेहतर किया जा सके, जो कि नहीं हो सकती। नेतन्याहू's गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रॉयड इजराइल्स इमेज इन द वर्ल्ड। इजराइल का जो इमेज है वर्ल्ड से मुराद वो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसमें डिस्ट्रॉय कर दिया है नेतन्याहू ने इजराइल का इमेज। स्टीव विटकॉफ टोल्ड मी दैट न्यू प्रपोजल will return the captives from Gaza, the Palestinian state solution and the establishment of Palestinian state with East Jerusalem as its capital is the path to peace in the region। बड़ी बात है कि फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर वो खुद इस बात को इंडोर्स कर रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में अमन लेकर आना है तो फिर उसका एक ही रास्ता फलस्तीनी रियासत है। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो फिर जंगे हैं, फिर अमन नहीं है, फिर जंगे लंबी जंगे होंगी और गजा पर ऑक्यूपाई करना भी एक नई जंगों का आगाज होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि अब तो वॉरफेयर सिस्टम भी बदल चुका है। अब कोई आयरन डोम कोई वो इनको डिफेंड भी नहीं कर सकता, क्योंकि यमन ने 2000 किलोमीटर दूर से एक एयर ब्लॉकेड जब वो करके दिखा दिया है। तो आगे तो पता नहीं और क्या क्या ऐसे वेपन्स आने वाले हैं और इजराइल की सिक्योरिटी ऑलरेडी जब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। बेनी गांट्ज ये कह रहा है कि 600 दिन हो चुके हैं और कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, लिहाजा अब नेतन्याहू के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है और वो जंगबंदी की तरफ जाए। आफ्टर 600 days of fighting, Netanyahu no longer has any excuse and he must adopt the American proposal and push for a plan to return the prisoner। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इजराइल के अंदर से मजीद इकदाम देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये स्टेप सामने आया है जिसमें नेतन्याहू के खिलाफ ये लीगली प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई हैं कि नेतन्याहू फिट नहीं है अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए। वी हैव बिगन लीगल एक्शंस टू डिक्लेयर नेतन्याहू अनफिट टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा नाज़रीन, इजराइल के अंदर जो मिलिट्री के रिफ्यूजल का सिलसिला है वो जारी है। गजा में एक वाकया हुआ है, गजा के बाद जो उनकी फौज डिप्लॉय है वहां पर कमांडर ने इजरायली फौजियों को गजा में दाखिल होने के लिए कहा, जिनमें से 2 फौजियों ने इनकार कर दिया कि हम तो गजा में दाखिल नहीं होंगे। उनको जब जेल के अंदर डाल दिया गया। यानी आप देखें ना कि ये इजरायली आर्मी का मोराल है और इस वक्त वो कर क्या रहे हैं, जंगी हथियारों से बम गिरा रहे हैं और खुराक ना देकर लोगों को मार रहे हैं। आप जरा अंदाजा तो करें, होता है ना सोफिस्टिकेटेड आर्मी, ये सोफिस्टिकेटेड आर्मी है जो खाना ना देकर लोगों को मारकर इसको अपने लिए बहुत बड़ी कामयाबी डिक्लेयर कर रही है। और अभी इन्होंने 22 सेटलमेंट जो है वो अनाउंस किए हैं, समुद्रेच और ये इसका डिफेंस मिनिस्टर नेतन्याहू और वो फिर वही कि हम ग्रेटर इजराइल और फलाना फलाना 22 नई सेटलमेंट ये वेस्ट बैंक के अंदर बनाने जा रहे हैं। तो ये मामलात इस तरह से चलने वाले नहीं है। अच्छा, नेतन्याहू की अभी स्टेटमेंट भी आना शुरू हो गई है और नेतन्याहू ने कहा है कि उसने भी स्टीव विटकॉफ का प्रपोजल एग्री कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब जाहिर बात है इसमें फिर कोई नई कहानी न चल निकले, क्योंकि इसमें जो वर्डिंग इस्तेमाल की जा रही है उसमें नेतन्याहू ये कह रहा है कि हमने न्यू प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। अब ये स्टीव विटकॉफ का न्यू प्रपोजल कौन सा है? अब इसमें ये फिर वो नई कहानी ना चल जाए कि अच्छा वो कोई नया प्रपोजल आया है जिसमें मुकम्मल जंगबंदी शामिल नहीं है, क्योंकि जो पिछला प्रपोजल जिसको हमास ने एग्री किया है उसमें मुकम्मल जंगबंदी शामिल है। इनिशियली वो आरजी जंगबंदी होगी, लेकिन 60 दिन के बाद मुकम्मल जंगबंदी और ट्रंप अनाउंस करेगा और सारा। तो अब नेतन्याहू ने एक नई कहानी चला दी है। तो बात वहीं
खत्म होगी कि क्या अमेरिका प्रेशराइज करने के लिए तैयार है। इसी दरमियान नाज़रीन, ईरान और जो सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात हैं जो थोड़ा सा नीचे चले गए थे ट्रंप के दौरे के बाद, और ट्रंप ने जो ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी और फिर सुप्रीम लीडर की सख्त तरीन स्टेटमेंट सऊदी अरेबिया के खिलाफ आई। अभी एक वाकया हुआ है, चूंकि हज के लिए पूरी दुनिया से लोग जा रहे हैं, तो ईरान से भी लोग गए हैं और एक ईरानी नेशनल जो है वहां पर गिरफ्तार हुआ है, तो उससे एक थोड़ी सी तलखी बहरहाल पैदा हुई। लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट जो है जारी किया और उन्होंने कहा कि कोई चीज अब हमारे ताल्लुकात को बेहतर होने से, मजबूत होने से नहीं रोक सकती है। अब हम कभी भी उस फेज के अंदर या उस पोजीशन में नहीं जाएंगे कि ईरान और सऊदी अरेबिया दोबारा से दुश्मन हो जाए। ईरान reaffirms brotherly ties with Saudi Arabia despite Hajj arrest. It will not derail the path of diplomacy and cooperation between the two sides and stated that कि सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की टॉप प्रायोरिटी है। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट जारी किया, जो उस दौरे के बाद सबसे बेहतरीन स्टेटमेंट इस वक्त आई है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे टॉप लेवल के ऊपर सऊदी अरेबिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखना है। सऊदी अरेबिया की इंपॉर्टेंट पोजीशन है इन ईरान फॉरेन पॉलिसी एंड विल कंटिन्यू आवर ब्रदरली रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया एंड नॉट अलाउ एनी डिसरप्शन इन दीज रिलेशंस, और बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे कि ये जो हमारे ताल्लुकात हैं वो किसी तरह से डिसरप्ट हो जाएं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, जो भी है, ईरान को सबसे जो ज्यादा एक प्रॉब्लम है और दहाइयों से यही मसला चलता रहा, वो अमेरिका की प्रेजेंस है। और अमेरिका की प्रेजेंस जब ईरान किसी तौर पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इन रिसेंट ईयर्स ईरान ने ये इस बात को समझा और सऊदी अरेबिया ने डेफिनेटली कि जो भी है फिलहाल हमें एक साथ चलने की जरूरत है। और चाइना ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। चाइना ने इस्लामी दुनिया की दो ताकतों को करीब लाकर एक हिस्टोरिक मिडिल ईस्ट के अंदर एक शिफ्ट किया है, और इसी को रिवर्स करने की ट्रंप ने बहुत सारी और अमेरिका ने बहुत सारी कोशिशें की है, इजराइल ने बहुत सारी कोशिशें की है कि ये जो दोनों का, देखें, दोनों में दुश्मनी है तो जंगें हैं, तो असला बिक रहा है, क्योस है तो इजराइल बेहतर तरीके से अपना खेल खेल रहा है, अच्छा ना आपस में डिवाइड एक दूसरे से लड़ रहे हैं। 73 के बाद तो इजराइल से कोई लड़ाई नहीं है, ये जो उसके बाद के साल है इसमें तो सारी इस्लामी दुनिया आपस में लड़ रही है, मिडिल ईस्ट आपस में लड़ रहा है। तो 73 के बाद तो कोई इजराइल से नहीं लड़ा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इनकी आपस में दुश्मनी दोबारा से पैदा हो जाती है तो ये बहुत बुरी खबर होगी फलस्तीनी कॉज के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए और इस्लामी दुनिया के लिए। ये इस्लामी दुनिया की दो सबसे बड़ी पार्स हैं, इनका आपस में एक साथ रहना। लेकिन बहरहाल अमेरिका भी अपना खेल खेलेगा, क्योंकि अमेरिका ने वही प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि इधर असला बेचो, खतरा ईरान से बताओ, और अब ये जो गोल्डन डोम आ रहा है 175 बिलियन डॉलर्स का, अब क्या पता ट्रंप गल्फ को कह देंगे आपको तो बड़ा खतरा है, आप क्यों हमारा गोल्डन डोम आप क्यों नहीं खरीद रहे, खरीदो ना, ये बड़ा जबरदस्त हमने बनाया। तो बहरहाल ये एक मसला है, और अब जो गल्फ रियासतें हैं वो इस मसले से कैसे निपटेंगी ये बहरहाल देखना है। अभी तक तो वहां पर कोई ऐसी बिल नहीं है कि वो अमेरिका को यहां से कहें कि आप लीव करें, बल्कि वो तो स्ट्रेंथन कर रहे हैं उनकी प्रेजेंस को, बेसिस और वो सारा। लेकिन बहरहाल वो मैटर नहीं करता है, जो ही रीजन बदलेगा और चाइना के हवाले से देखना है कि वो आगे क्या हिकमत अमली अपनाता है। बहरहाल जब टाइम बदलेगा तो ये सारी चीजें बदल जाएंगी। उधर जो रशिया की जंग बड़ी तेज होगी, बहुत तेज हो गई है वो जंग। एक तो रशियन जो है वो ऊपर वाली साइड से दाखिल हो गए हैं, यानी जहां से कीव बहुत करीब है ना, वहां से समी रीजन उसको कहा जाता है, उस समी रीजन से वो दाखिल हो गए और वहां से वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन नीचे से जहां वो ऑलरेडी पहले से दाखिल हुए थे, पिछले 2-3 सालों से जिन इलाकों में जंग जारी है, वहां से उन्होंने बहुत तेजी के साथ एडवांस करना शुरू कर दिया है। और वहां पर चूंकि यूक्रेन की फौज डिमोरलाइज है, शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, लाखों यूक्रेनियंस तो इधर आ गए हैं यूरोप के अंदर, लड़ने वाला वहां पर कोई है नहीं। कुछ फौज है जो बड़ा पूरी अभी भी पूरी बहादुरी के साथ लड़ रही है यूक्रेनी फौज, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं, और बहुत सारी फौज है वो पीछे हटती चली जा रही है। तो रशियंस को मतलब वो एडवांस कर रहे हैं, जैसे उनको खुला मैदान मिल गया तो वो आगे एडवांस कर रहे हैं। तो अब ये लॉन्ग रेंज मिसाइल जो वो फायर करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे कौन सा कोई ऑन ग्राउंड सूरत हाल बदल जाएगी, वो सिर्फ एक एस्केलेशन होगी। उससे ये नहीं होगा कि रशिया को पीछे हट जाएगा, बल्कि वो तो मामला न्यूक्लियर की तरफ जा सकता है। यहां पर एक ऐसा फ्लैश पॉइंट है जो दुनिया को आलमी जंग की तरफ लेकर जा सकता है। रशियन एडवांस इंटेंसिफायर्स इन डोंबस एज समी टेंशंस राइज, समी रीजन से और डोंबस दोनों तरफ से आगे बढ़ना शुरू हो गए। और इसी दरमियान जो है वो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका मार्को रूबियो के साथ भी राब्ता हुआ है, और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने 2 जून प्रपोज किया है कि हम इस्तांबुल के अंदर मिल सकते हैं, क्योंकि अभी टर्की के फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे और बड़ी जबरदस्त मुलाकातें हुई, और टर्की ने प्रपोज किया है कि हम इसमें सालसी करवाने के लिए तैयार हैं। तो रशिया ने भी प्रपोज कर दिया है कि हम इस्तांबुल में मिलने के लिए तैयार हैं, और मार्को रूबियो का राब्ता हुआ। लेकिन जंग वहां पर बहुत तेज हो गई है। तो जैसे फिलिस्तीन का मसला बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, तो वो मसला इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसकी भी एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, कम से कम ये 40-50 साल तो हिस्ट्री है उसकी, और कोल्ड वॉर भी उसमें आप शामिल करें। तो नेटो की जो एक्सपेंशन है वो वर्ल्ड वॉर के बाद मसला रहा रशिया का, सोवियत यूनियन का, और वो मसला अभी तक नहीं रुक रहा, बल्कि नेटो तो और एक्सपैंड कर रहा है। तो क्या नेटो पीछे हटेगा? नेटो की भी अपनी एरोगेंस है। तो इसलिए वो मसला एक ऐसा है जो दुनिया को आलमी जंग की तरफ लेकर जा सकता है। और उसमें मैं आपको बता दूं, वो इतना खतरनाक मामला है कि वहां पर न्यूक्लियर भी इस्तेमाल हो सकता है, वहां तक मामला जा रहे हैं। वो कांस्टेंट एक खतरा वहां पर मौजूद है। जो ही एस्केलेशन होगी, देखिए आप एक लेवल के ऊपर मौजूद है, यहां से जो ही एस्केलेट होगा वो फिर न्यूक्लियर वाला मामला जब चलना शुरू हो जाएगा। इसी दरमियान चाइना ने नाज़रीन ऑफिशियली जो है वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो अमेरिका को रजिस्टर करवाया है, जो उन्होंने स्टूडेंट्स के वीजा रिवोक किए। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो उन्होंने सेमीकंडक्टर्स बैन किए हैं और जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वो नहीं, सिर्फ स्टूडेंट्स के जो वीजा रिवोक किए हैं उसके ऊपर चाइना ने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। फॉर्मली जो है वी हैव लॉन्च्ड अ फॉर्मल प्रोटेस्ट विद यूएस साइड रिगार्डिंग द रिवोकेशन ऑफ चाइनीज स्टूडेंट वीजास। तो वहां भी एस्केलेशन बढ़ रही है। तो या तो गजा की जंग रुक जाएगी, यूक्रेन की जंग रुक जाएगी, और नई जंगों ने तो आना है, ये बात तो तय हो चुकी है।